हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड टाइम क्वेश्चन पूछी जाती है। वीडियो काफ़ी अच्छी है, आप इसे पूरी देखें। इसमें आपको ऐसे ऐसे प्रश्नों का संकलन मिलेगा जो कि एग्ज़ाम में आपको मिस आउट हो जाती है, तो आप इसे देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की एक सामान्य परिचय सबसे पहले हम देखते हैं और इस मैप के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो 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 इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। जैसे आप पड़ोसी देशों के बारे में तो जानते ही हैं कि हम यहाँ पे देखेंगे पूरब से लेकर के जो पश्चिम तक की विस्तार है वो कितने किलोमीटर है, जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। जैसे 2933 किलोमीटर, यानी पूरब से लेकर के जो पश्चिम तक की लंबाई होती है वो 2933 किलोमीटर लंबी है। और ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे पूर्वी बिंदु जो है उसका नाम क्या है, तो किविथु किविथु जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और ये सबसे पूर्वी बिंदु है। वहीं अगर सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ये है और ये गौड़ माता यानी कि गुजरात के में सबसे पश्चिमी बिंदु है। सबसे पश्चिमी बिंदु गौड़ माता के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करते हैं उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई, तो उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर पड़ता है। ये भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो पूरब से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई जो है वो 2933 किलोमीटर, आप इसे रिकॉल करेंगे एग्ज़ाम के दौरान। और वहीं उत्तर से लेकर के दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो कि एग्ज़ाम में मिस हो जाती है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभी बिंदु भी पूछी जाती है कि सबसे नॉर्थ बिंदु है उसकी क्या है, तो 37 डिग्री 6 मिनट यानी इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। उत्तरतम बिंदु जो है वो कि जम्मू कश्मीर में है। वहीं अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट यानी भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी की केप टाउन है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। और भी हम कुछ इसमें देख लेते हैं। जैसे जो सीमा से सटे हुए देश है उसकी कभी कभी लंबाई पूछ लेती है कि भारत में जो कितनी एरिया जो है वो सटी हुई है। तो सबसे जो लंबी जो सीमा बनाती है भारत के साथ जो देश है वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की जो टोटल लंबाई है यानी कि ये जो कोस्टल्स जो एरिया है जो सटी हुई जो है वो 4096 किलोमीटर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। वहीं अगर म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर यानी कि भारत के साथ सीमा बनाती है। आप ये जानते ही हैं कि इधर अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह है और ये बंगाल की खाड़ी हुई और ये अरब सागर हुई। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो तट रेखा जो है वो तट रेखा जो भारत की है वो 7516.6 किलोमीटर है। और यहाँ पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे जो छोटी सीमा बनाती है भारत वो अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर बाउंड्री शेयर होती है भारत की। वहीं अगर भारत और पाकिस्तान के बारे में बात करें तो 3323 किलोमीटर जो है वो सीमा पाकिस्तान के साथ बनाती है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, 97 डिग्री 25 मिनट जो है वो पूर्वी देशांतर है और पश्चिमी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भारत और नेपाल के बीच कितनी सीमा बनाती है, तो 1751 किलोमीटर की जो सीमा है भारत और नेपाल के साथ बनाती है। वहीं अगर भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो भूटान के साथ बनाती है। तो इसमें जो है वो यही इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। इस मैप के माध्यम से आप इसे याद रखेंगे ताकि एग्ज़ाम के दौरान अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप इसे रिकॉल कर पाएंगे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, एमसीक्यू की ओर, जो कि रिपीटेड टाइम एग्ज़ाम में पूछी गई है, उसे हम डिस्कस करते हैं कि किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो उत्तर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो आंध्र प्रदेश की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है, तो गोवा राज्य की तटरेखा जो है वो सबसे छोटी है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, यानी कि ये भारत के बीचों बीच जो है वो रेखा निर्धारित करती है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट जो जाती है वो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो डी, झारखंड से होकर गुजरती है।
जम्मू कश्मीर से नहीं, बिहार से नहीं और हिमाचल प्रदेश से नहीं। गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है और पश्चिम बंगाल से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, मिज़ोरम, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों से होकर के गुजरती है। बीचों बीच जो रेखा जाती है वो कर्क रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मणिपुर जो है भारतीय राज्य यानी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। वहीं निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? तो उत्तर हो जाएगा बी, गांधीनगर। गांधीनगर सबसे निकटतम दूरी पर है। वहीं भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल अलग करता है। वहीं आदम का पुल किन देशों के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य है। डंकन पास किन के बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख लें इस बार एग्जाम से पहले। द्वीप, एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर स्थित है। तो श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी अलग करती है। भारत का कौन सा भूभाग पश्चिमतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार। भारत की पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तटीय मैदान एक अन्य भाग है, तो सी कोरोमंडल तटीय भाग की है। तो देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कोकण तट के नाम से जाना जाता है। वहीं भारत के पश्चिमी समुद्री तट दक्षिणी भाग के किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो प्रबाल द्वीप से। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 द्वीप है, आप याद रखेंगे इसे। ये क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है कि 10 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है? तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। वहीं भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये रिपीटेड मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा, ये भी दिया हुआ है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा निर्धारण करती है, तो मैकमोहन रेखा निर्धारण करती है। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछी गई है। आरआरबी अजमेर में, आरआरबी इलाहाबाद में, आरआरबी यानी रेलवे की जो भी 2002 से 8 तक की परीक्षा हुई है, एएसएम से लेकर सीआरसी तक, तो सब में ये क्वेश्चन रिपीटेड टाइम पूछी गई है। यानी कि भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसलिए मैकमोहन रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। तो और भी देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस नाम से जाना जाता है? तो डूरन रेखा। तो तीन चीज़ दो आपको याद हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैकमोहन रेखा, और भारत और अफगानिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है वो डूरन रेखा के नाम से जानी जाती है। आगे देखते हैं कि कौन से राज्य यानी कितने भारतीय राज्य जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच जो सीमा निर्धारण करती है। जैसे पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और कश्मीर, जम्मू कश्मीर निर्धारण करती है। वहीं चीन के साथ जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सॉरी। वहीं नेपाल के साथ आप देखेंगे 5 राज्य सीमा निर्धारण करता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है। वहीं भूटान के साथ देखा जाए तो 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश सीमा निर्धारण करती है। वहीं बांग्लादेश के साथ देखें तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सीमा निर्धारण करती है। वहीं म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, और जम्मू कश्मीर के साथ सिर्फ जम्मू कश्मीर और पीओके यानी अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक राज्य जम्मू कश्मीर जो है वो सीमा निर्धारण करती है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखिए है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर की जो सीमा है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ये भी देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछी गई है। मणिपुर की सीमा जो है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। अब आगे इम्पॉर्टेंट है कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि 104 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी राजस्थान। देखिए ये भी क्वेश्चन कितनी बार रेलवे के एग्जाम में पूछी गई है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। भारत का मानक समय कितनी डिग्री देशांतर पर है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। भारतीय मानक ओडीवाई एवं ग्रीनविच
मध्य जीएमटी में कितना अंतर पाया जाता है, तो 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। एग्ज़ाम, अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप और ज्योग्राफी से क्वेश्चन आती है तो आप ये सब क्वेश्चन ज़रूर एक बार गौर करेंगे। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, तो दून, जैसे देहरादून वगैरह है उसी तरह से। उत्तराखंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदर चोटी सैंडल पीक कहाँ पर है, तो उत्तरी अंडमान में है। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर है दोदा बेटा, जो कि 2637 मीटर नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। वहीं दक्षिण भारत का सर्वोच्च जो शिखर है वो अनाईमुडी है, जो कि 2695 मीटर की है श्रेणी। ये भी क्वेश्चन पूछ ली जाती है कि 2695 मीटर वाली श्रेणी सबसे ऊंची सीमा बनाती है दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची शिखर कौन है, तो अनाईमुडी 2695 मीटर इसकी जो है वो लंबाई है। फिर वहीं देखते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। देखिए फिर ये क्वेश्चन कितनी बार पूछी गई है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुडी है। 2013 में, 2012 में और 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है, तो सतपुरा रेंज में। वहीं महादेव पहाड़िया किस पर्वत श्रेणी में क्या भाग है, तो सतपुरा पर्वत श्रेणी का। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जंको तेबई, जो कि जापान की थी। आगे देखिए कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जंको तेवई जापान की थी। वहीं कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणी पर। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सा है, तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बड़वा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नामचा बड़वा है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर है। वहीं नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है पूर्वांचल पर्वतमाला पे। कौन सी पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है, तो मालवा का पठार स्थित है। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में है, तो कुमायूं हिमालय में है। हिमालय पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुरा श्रेणियाँ, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। वहीं कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल स्थित है नीलगिरी पहाड़िया में। उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था मध्य मायोसिन से निम्न। आगे है कि अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम है गुरु शिखर, यानी गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर है। वहीं पश्चिमी घाट क्या है, एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। आगे है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली श्रेणी है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत है, तो अरावली जो है वो सबसे प्राचीन पर्वत है। और ये देखिए रेलवे के एग्जाम में रिपीटेड टाइम क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत है, तो अरावली पर्वत जो है सबसे प्राचीन है। आगे है कि पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम महेंद्रगिरी है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों के सम्मिलित स्थल कौन सा पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी है। भारत का सबसे दक्षिणतम भाग स्थित पहाड़ी का नाम है कार्डेमम पहाड़ी। कार्डेमम पहाड़ी किन राज्यों की सीमाओं से मिलती है, केरल एवं तमिलनाडु। कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों से सीमा बनाती है वह है सी, केरल एवं तमिलनाडु। फिर इम्पोर्टेंट एक है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है पारसनाथ। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो गिरनार पहाड़ियाँ बिहार में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो उसका नाम सैंडल पीक है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है, तो सतपुरा, महादेव एवं मैकाल। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है, एक संप्राय भूमि। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आगे कि हिमालय की कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ के बारे में बताई गई है कि हिमालय की कौन कौन से महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। तो चोटी और समुद्री की सतह से उसकी ऊंचाई मीटर में है। तो माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर,
उसके बाद से K2 जिसे गार्डविन आस्ट्रिच कहा जाता है 8,611 मीटर, कंचनजंगा 8,598, होत्से 8,501, मैकाले 8,481, उसके बाद धौलागिरी है, मानसल, चोआया, गोसाईथान, नंदा देवी, कामत, नामचा बरवा, गुरला मंदाता, त्रिशूल और बद्रीनाथ। आगे देखते हैं कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो पालनी पर्वत श्रेणी में। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है, तो केरल में। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, तो हिमालय। किस पर्वत चोटी को सागर माथा या चोमालंगमा के नाम से जाना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है, तो अरावली पर्वत शिखर। कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच अवस्थित है, तो वृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच में। भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 गार्डविन आस्टिस का किस पर्वत श्रृंखला पे स्थित है, तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला पे। आगे कुछ दर्रा के बारे में देखते हैं कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। काफ़ी पूछी जाती है प्रश्न कि जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है, वहीं जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है, तो श्रीनगर को और लेह को जो है वो जोड़ता है। वहीं नाथुला तथा जलेपला दर्रा सिक्किम में है, और पाल घाट दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है, तो तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। और वहीं तुजू दर्रा जो है वो म्यांमार को जोड़ता है। आप यहाँ मैप पे भी देखेंगे कहाँ कहाँ कौन सा दर्रा है, जिससे कि आप चीज़ों को याद कर पाएंगे। जैसे जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, बुर्जील दर्रा जम्मू कश्मीर में, वहीं पे नीति दर्रा और माना दर्रा देखिए उत्तराखंड में है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। जलेपला दर्रा सिक्किम में, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। दीपू दर्रा, बारालाचा दर्रा, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ये सब दर्रा आप देख रहे हैं। थालघाट दर्रा, बोरघाट दर्रा, फिर पालघाट दर्रा। आगे कुछ और देखते हैं दर्रा के संबंध में ही कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो कि रिपीटेड टाइम पूछी जाती है कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, तो अरावली में। वहीं पालघाट दर्रा की श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में। सियाचिन क्या है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद का सीमांत क्षेत्र। किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग से अंतर्गत था, तो खैबर दर्रा का। कुल्लू एवं स्पीति घाटी को जोड़ने वाले दर्रे हैं देपसा और रोहतांग। वहीं खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रा किन दो देशों के बीच जोड़ती है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश को खैबर दर्रा जोड़ती है। वहीं सिपकीला और बारामाला पचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में है। फिर आगे है बुर्जील दर्रा किस राज्य में है, तो अभी हम लोग डिस्कस किए जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा भारत और चीन को जोड़ती है। वहीं सिपकीला दर्रा सतलज नदी घाटी में पड़ता है। जवाहर सुरंग किस दर्रे को दिया गया, बनिहाल दर्रे को। नासिक और मुंबई को थालघाट दर्रा जोड़ती है। वहीं थालघाट, पालघाट, बोरघाट किस पर्वतमाला में स्थित है, तो पश्चिमी घाट में स्थित है। फिर अगली प्रश्न है कि आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया, तो खैबर दर्रे से। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। हाफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो काराकोरम में। हाफिल दर्रा किन देशों को जोड़ता है, तो भारत और चीन को। चांगला दर्रा किस राज्य को जोड़ता है, तो लद्दाख और तिब्बत को। दिहांग दर्रा किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। जम्मू और कश्मीर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो पीर पंजाल। और थांगला दर्रा कहाँ स्थित है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। पालघाट दर्रा केरल में स्थित है। आगे देखते हैं कुछ नदी तंत्र के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर नदी की लंबाई है। सिंधु नदी को भारत की में लंबाई है 1114 किलोमीटर। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज किस नदी की सहायक नदी है, तो सिंधु नदी की।
सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंगी खम्बन या लायंस माउथ के नाम से। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखड्ड का नाम क्या है? तो गिलगित 5200 मीटर। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? वेरीनाग। कश्मीर को सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा है? झेलम। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रभागा नदी से। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे के पास से। रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो पुरुषनी और इरावती। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो बिपाशा और आर्किकिया के नाम से। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो राक्षस ताल झील से। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ये रिपीटेड टाइम क्वेश्चन पूछी जाती है। तो सतलज नदी का जो है उद्गम स्थान भारत में नहीं है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सा हिमालय की सभी श्रेणियां को काटती है? तो उत्तर हो जाएगा सतलज नदी। सतलज नदी को भारत में कुल कितनी लंबाई है? तो 1050 किलोमीटर। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो शिवालिक के पास मालवा के पंख से। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पौराणिक नदी से। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गोमुख हिमनद। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से। भागीरथी नदी निकलती है तो गोमुख से। वहीं किन दो नदियों के संगम यानी देवप्रयाग के बाद गंगा नदी कहलाती है? तो भागीरथी और अलकनंदा। भारत का सबसे बड़े नदी बेसिन का नाम है गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी की कुल लंबाई है 2510 किलोमीटर। भारत का वृहत्तम नदी का नाम है गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी के समर्थित है? अलकनंदा। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? तो अलकनंदा। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी का उद्गम जो मैदान में है वो गोमती नदी। गंगा ब्रह्मपुत्र तथा निर्मित विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से। भारत को कौन सा नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो यमुना नदी। यमुना नदी की कितनी लंबी है? तो 1376 किलोमीटर। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो इलाहाबाद में। आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के पास चीमा युंगदुंग हिमनद से। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ी द्वीप माजुली किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी से। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो दिहांग के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की किस सीमा पर है? तो पूर्वी सीमा पर है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर। मेघना नदी की नदियों को सम्मिलित धारा है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। मानस नदी किस नाम की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। हंगरी किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की। कपिली किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की। नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम स्थान है? तो सी नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक से। आगे कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि फास्ट ट्रैक भूगोल में हम लोग देखते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई है तो 1290 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। सतपुरा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहा जाता है? विभ्रस घाटी कहा जाता है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी। निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो उत्तर हो जाएगा बी नर्मदा नदी। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ताप्ती नदी जो है वो सतपुरा श्रेणी से निकलती है। ताप्ती नदी सतपुरा श्रेणी से निकलती है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? तो विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। भारत की लवन नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी किस में गिरती है? तो कच्छ के रन में गिरती है। साबरमती नदी कहाँ गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में गिरती है।
बनास नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ के रण में। माही नदी कहाँ गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन कि वेल गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मागिरी क्षेत्र से। कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र है बी ब्रह्मागिरी पहाड़ियाँ। कावेरी नदी की जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों से हो रही है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु से। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जानी जाती है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके बारे में कुछ और विशेषज्ञ ज्ञान में कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। पेनार बेसिन कहाँ स्थित है? तो कृष्णा और कावेरी के बीच। महानदी कहाँ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ बेसिन से। महानदी कहाँ गिरती है? तो महानदी बंगाल में गिरती है।